बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में हमने सबसे पहले आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था। तो आज हम आपको जो व्यंजन है, जो हिंदी में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की जो कॉन्सेप्ट होती है, तो व्यंजन के बारे में हम आपको आज बताने जाएंगे। स्वरों का फिर रिवाइज एक बार 1 मिनट में किए दे रहा हूँ। स्वरों का मैंने जब आपको वर्गीकरण पढ़ाया था तो स्वर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो जीभ के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च होता है। इसके बाद हम मुंह खोलने के आधार पे करेंगे तो संवृत, अर्ध संवृत और विव्रत और अर्ध विव्रत की मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको मुंह की आकृति कैसी हो जाती है, जिन स्वरों को बोलने में वृत्ताकार हो जाती है या वृत्ताकार, मैंने ये आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाते हैं। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में सबसे रोल प्ले करता है, कंपटीशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वरों व्यंजनों के वर्गीकरण से आते हैं। अब जैसे सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं कभी कभी कि हमें का जो है वर्ण, का जो वर्ण है वो हमें कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंतोष्टय है, स्वरतंत्रीय, मतलब तमाम तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हमें आपको 2 तरीके से होता है, लिख लीजिएगा। आज जिसे नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकता है। तो एक तो होता है स्थान के आधार पे कि हमारी जीभ के कौन से स्थान से, तो स्थान के आधार पर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता रहा था कि प्रयत्न के आधार पे, हम जो प्रयत्न करते हैं कि हम कहाँ से किसी को बोलने में कौन सा जगह से प्रयत्न करते हैं, हमारी जीभ कहाँ से कैसे प्रयत्न करती है, जीभ किसके कितने पास जाती है, तो उसके बारे में तो हम आप बात करेंगे प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न की सबसे पहले हम आपको जीभ स्थान के आधार पे, स्थान से यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमारे मुंह में बहुत सारे स्थान हो सकते हैं। जैसे हमारे मुंह में दांत भी होते हैं, तालु भी होती है, मूर्धा भी होता है, कंठ भी होता है। तो इस तरीके से हम कौन सा कहाँ से बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप व्यंजन लिख रहा हूँ। सबसे पहले का, गा, घा और ड़ा। आप सारे लोग प्रयत्न करिएगा, एक बार बोलने के मेरे साथ प्रयास करिएगा, का, खा, गा, घ, ड़ा। तो आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे हमने जोर दिया है, तो हमें लगता है कंठ। यहाँ पे एक बार फिर बोलिएगा, सारे लोग बोलिएगा मेरे साथ, का, खा, गा, घ, ड़ा। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कंठ है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। तो इन्हें हम कह सकते हैं कंठय व्यंजन। क्या कह सकते हैं? कंठय व्यंजन। कॉन्सेप्ट क्लियर? कंठ से जोर हमारे बोलने में, हमारे कंठ पे जब जोर पड़ता है, उन व्यंजनों को कहते हैं कंठय व्यंजन कहते हैं। अब जैसे इसके बाद चा वर्ग एक आता है, चा, छा, जा, झा और या, ये ठीक है। फिर देख लीजिएगा, चा, छा, जा, झा और या। तो इनको अगर हम बात करेंगे तो ये, इन्हें बोलने पर हमारी तालु, तालु का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, अगर बहुत सारी पुरानी डॉक्टर्स लोग का बोलते हैं, बताते हैं कि जो बच्चे दूध बोतल से पीते हैं ना, उनका तालु कमज़ोर हो जाता है। तालु का मतलब ये होता है कि जीभ है हमारे ऊपर वाला हिस्सा है वो कमज़ोर हो जाता है। तो तालु का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तालव्य। याद रहेंगे? तो आपको पहले कॉन्सेप्ट हो गई का, एक दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताए थे का वर्ग से लेकर, तो का वर्ग वाला ये हो गया और पा वर्ग तक। तो हम पा वर्ग तक के सारे आपको बताएंगे। पहले का वर्ग हो गया, अब ये हो गया चा वर्ग, ये दूसरा वाला क्या हो गया? चा वर्ग हो गया। अब तीसरा वर्ग कौन सा आता है बताए भाई आप लोग? तो टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। क्लियर हुआ? अगर इनके बारे में पूछा जाए ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो हम इसे कहेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा से इन्हें इस्तेमाल होता है। जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारी मूर्धा को सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो ये हो गए मूर्धन्य। तो का वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया चा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया टा वर्ग हो गया। ठीक है। अब चौथा जो वर्ग बचता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है। अब आप लोग खुद अपने, ये हो गया ता वर्ग। अब आप इसे बोल के देखिएगा, ता, था, दा, धा और ना। तो क्या होता है कि हमारी जीभ कहीं ना कहीं दांतों को पहले छूती है, फिर कहीं ना कहीं ओंठों को छूती है।
तो क्या कह सकते हैं, दंतोष्ठ है। क्या कह सकते हैं इन्हें, दांत और ओंठ दोनों छूते हों। जैसे ता, था, दा, धा, ना आप बोलेंगे तो क्या हो गया, दंतोष्ठ है। क्लियर हुआ। तो कितने हो गए, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया और ता वर्ग हो गया। अब आपके पास बचता है पा वर्ग। क्या बचता है, पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा और मा। अब आपको इन्हें कुछ कठिन नहीं है, केवल आपको एक बार समझना है। जैसे हमने आपको बताया कि ताथा दादा ना बोलते हैं, तो ताथा दादा में हमारी जीभ दांत और ओंठों को छूती है, हमें पता हो गया दंतोष्ठ हैं। अब इसे हम बोल के देखेंगे पा, तो हमें लगता है कि दोनों ओंठ एक दूसरे को छू रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को ओंठ छू रहे हैं तो क्या उन्हें कहेंगे, ओष्ठ है। क्या कहेंगे, ओष्ठ है व्यंजन। क्लियर हुआ। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के मैंने आपको व्यंजन सारे पढ़ा दिए हैं। तो एक नियम अगर आपको याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बताना चाहूँगा, तो सारे के अक्षर के पहले अक्षर ले लीजिएगा, आपको हमेशा याद बने रहेंगे। सारे के पहला अक्षर ले लेंगे तो क्या एक नियम बनेगा आपके सामने, का, ता, मू, दा और ओ। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली तो आपको कुछ भी व्यंजन याद करने में कठिनाई नहीं होगी। केवल आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, आपको ये तो सीधी सभी को याद होती है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक कोई इशू नहीं होता। केवल याद करने के लिए आपको ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपको याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अब आपने हमने बता दिया कि स्थान के आधार पर हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे प्रयत्न की जब बात करेंगे कि हमारा जीभ बोलने पर जो व्यंजन बोलते हैं, हमारी जीभ कहाँ कैसे प्रयत्न करती है, कहाँ तालु को छूती है, तालु को छूने के बाद हमारे दांतों को कहाँ छूती है, मूर्धा को कहाँ छूती है, कोई स्वर बोलते हैं तो बोलने के बाद हमारे सांस कैसे निकलती है, उसे सांस को निकलने में कहाँ संघर्ष करना पड़ता है, कहाँ स्पर्श करती है, तो उसके आधार पर हम आपको प्रयत्न के आधार पर अब बता दे रहे हैं। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अब प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि हमारी जीभ क्या क्या प्रयत्न करती है। बस इन व्यंजनों को बोलने में हमारी जीभ क्या क्या प्रयत्न करती है, कहाँ छूती है, मुर्दा को टच करती है, कहीं नहीं भी टच करती है, कहीं इतनी पास चली जाती है कि उस सांस को निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। उन्हीं के अनुसार से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट बनाई है। अब जैसे मैंने आपको बताया प्रयत्न के आधार पे, तो प्रयत्न के आधार पे आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आता है स्पर्शी। स्पर्शी जब व्यंजन की हम बात करेंगे तो स्पर्श सीधे समझ में आता है, हम किसी चीज़ को छूते हैं। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड को छुआ तो ब्लैक बोर्ड को हमने टच किया, तो मतलब हमारी फिंगर ने ब्लैक बोर्ड को टच किया। जब टच किया तो मतलब ये होता है कि किसी न जीव हमारे किसी न किसी हिस्से को छूती जरूर होगी, तभी हमें उन्हें व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। अभी मैंने आपको प्रयत्न के आधार पे, मैंने इससे पहले स्थान के आधार पे पढ़ाए थे कि का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, तो उनमें से कुछ हैं जो व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। उनमें से का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बस अगर आपने इतना याद कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की। अब अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि याद करने में जुट जाते हैं कि का खा गा गा ना और ता था दादा ना और पापा बाबा माँ। अगर 15 याद किए तो आप हमेशा ज़िंदगी में भूलेंगे, कभी आप सही याद कर ही नहीं सकते। केवल आपने ये याद कर लिया कि कावर का व्यंजन, तावर के व्यंजन और पावर के व्यंजन। तो मतलब कावर के व्यंजन का खा गा गाड़ा, तावर के व्यंजन ता था दादा ना और पावर के पापा बाबा माँ। अगर आपने याद कर लिया, केवल अगर आपको शार्ट में याद करना है तो कतप, एक मैंने अपना शार्ट बनाया है कतप। अगर आपने एक याद कर लिया तो ना आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। स्पर्शी। अब इसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी जीभ किसी न किसी हिस्से को मुंह के स्पर्श करने के बाद जो व्यंजन हम बोलते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कॉन्सेप्ट क्लियर। और मैंने अभी आपको स्थान के आधार पे, तो स्थान के आधार पे मैंने इन्हें भी बांटा था। अब स्थान के आधार पे का वर्ग को तो कंठ कहते हैं, लेकिन अगर प्रयत्न के आधार पे जब कभी पूछा जाएगा तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्पर्शी। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। अब मैंने आपको इससे पहले जब वर्णमाला पूरी पिछली क्लास में जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो संघर्षी व्यंजन में मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी
कि जीभ हमारे मुंह के किसी हिस्से के इतना पास चली जाती है जहाँ से वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वही संघर्ष से कॉन्सेप्ट हो गई संघर्षी व्यंजन की। मैंने तीनों सा और हा बताए होंगे, तो तीनों सा का क्रम और हा, ये क्या है, ये हमारी जीभ इसी इतने पास चली जाती है, इतने पास चली जाती है कि हवा सांस को निकलने में या वायु को निकलने में संघर्ष करना पड़ता है, तो उन्हें कहते हैं हम आप संघर्षी व्यंजन के कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब संघर्षी व्यंजन में अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या हो गया कि जीभ हमारे किसी हिस्से को छुएगी भी और क्या करेगी, संघर्ष भी करेगी, वायु को निकलने में हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा, तो वो कौन से हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में चा वर्ग के व्यंजन, जैसे तीन तो यहाँ हो गए कतप, अब चा वाला जो वर्ग है, चा वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन कैसे कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैंने अंताइस्था आपको एक और बताई थी, सबसे शुरुआत में ही बताया था मैंने पिछली क्लास में कि अंताइस्था व्यंजन। अंताइस्था व्यंजन मैंने आपको बताए थे या, रा, ला और वा, मैंने आपको 4 व्यंजन बताए थे अंताइस्था व्यंजन। अभी कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, श्वास के अवरोध व्यंजनों की तुलना में मात्राओं में कम होता है। अब या, रा, ला को परीक्षा वाले अब इनसे भी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। इनमें भी क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या किया गया है, लुंठित कौन से हैं, लुंठित है रा। अब आपको इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, लुंठित, लुंठित है रा। अब अगर लुंठित शब्द की कोई परिभाषा पूछना चाहे कि लुंठित होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जीभ मुख के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है। जीभ हमारी कहाँ आ जाती है, मुख के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है, उन्हें कहते हैं लुंठित। तो जो अंताइस्था व्यंजन में यारा लावा में जो रा है वो क्या है, लुंठित। अब जैसे अर्धस्वर की बात करें, इसके बाद अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर की जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो या और वाह जो बचते हैं, या और वाह, वो हो जाते हैं अर्धस्वर। तो इसके मतलब होता है कि श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है, श्वास का अवरोध व्यंजनों की मात्रा में कम होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अर्धस्वर। क्योंकि अगर व्यंजन की तरीके से होता था तो अर्ध व्यंजन नहीं कह सकते, व्यंजन कह देते, लेकिन इनमें क्या कहा जाएगा, अर्धस्वर। अर्धस्वर की कॉन्सेप्ट है कि श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है, श्वास का अवरोध व्यंजनों की मात्राओं में कम होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अर्धस्वर। जैसे अर्धस्वर की बात अगर करें तो हम आप लोग इतिहास में जब हम अपनी परंपराओं में पहुंच जाते हैं तो शंकर जी को का एक नाम भी दिया जाता है अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष का और आधा क्या कह सकते हैं, महिला का। तो अर्धस्वर का मतलब है कि जिसमें श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम होता है, तो अर्धस्वर कहलाते हैं। बाद बाकी जो बचा है वाह, ला बचता है, ला हो गया आपका पार्श्विक, क्या हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। तो या, रा, ला अंताइस्था हो गए, ला, रा लुंठित हो गया, अर्धस्वर या और वाह हो गए, या, रा, ला, वा में जो बचा हुआ है तो वो पार्श्विक हो गया। पार्श्विक का मतलब होता है जीभ की नोक बीच के में आकर मुंह के एक और दोनों ओर पार्श्व बना लेती है। ठीक है। तो परिभाषाएं तो आज तक कभी नहीं पूछी परीक्षा वालों ने, कंपटीशन में केवल यही पूछते हैं कि रा लुंठित है, या वा क्या है, अर्धस्वर है, और ला पार्श्विक है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बच जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अभी हमने आपको 3 तरीके पढ़ लिए, अब उत्क्षिप्त की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन आपको सारे लोगों को पता ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे अब उत्क्षिप्त में कड़ा और ढा, अड़ा और ढा, ढा, ये कैसे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त की बात करेंगे तो इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मुर्दा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। जीभ पहले जाएगी, मुर्दा को छुएगी और तुरंत नीचे गिरेगी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर हुआ। इसके बाद बचते हैं अयोगवाह, लास्ट वाले जो है हमारे अयोगवाह। अयोगवाह की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्या है कि अयोगवाह हमारे यहाँ अंग और आह क्या होते हैं, अंग और आह।
ये हमारे यहाँ अयोग वाह कहे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको मैंने स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उत्क्षिप्त और अयोग वाह, तो हमने आपको प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको वो वर्गीकरण बताया। अब मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बस ज़्यादा नहीं, जो परीक्षा में आता है वो मैं आज आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा अभी तक परीक्षा में पूछा गया। वो ये पूछा जाता है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। चलिए मैं जैसे आपको अल्प प्राण और महाप्राण के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो अल्प प्राण याद करने का पुराना ट्रेडिशनल तरीका क्या है, लोगों ने याद कर लिए। जैसे ओल मैं व्यंजन लिखता हूँ, का, खा, गा, घा और ड़ा, ठीक है, हो गया। इसके बाद मैं दूसरे तरीके के लिखता हूँ। दूसरा मैं क्या लिख दूँ, चा, छा, मैं क्रम से लिखे दे रहा हूँ, चा, छा, जा, झा और यहाँ, हो गई दूसरी। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। अब टा वर्ग लिख देते हैं, टा, ठा, डा, ढा और ढ़ा, हो गए। इसके बाद का, टा, का, चा, टा और ता, ता, था, दा, धा और ना। मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको। अल्प प्राण और महाप्राण केवल इतने ही कॉन्सेप्ट से मैं सारे पढ़ा दूंगा आपको। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक सीक्वेंस याद करना होगा। इसके बाद क्या बचता है, सबसे लास्ट वाला हमारे पास, पा, फा, बा, भा और मा। ये तो सारे लोगों को पता होते हैं। ये इनकी संख्या कितनी है, टोटल 25। अगर इन 25 को अल्प प्राण महाप्राण में याद करने की बात अगर कही जाए तो मुझे लगता है कि परीक्षा में 25 को याद जब करेंगे कि अल्प प्राण कौन सा होता है, का होता है, गा होता है, उड़ा होता है, आपने याद कर लिया कि अल्प प्राण ये हैं, का हो गया, गा हो गया और उड़ा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जब परीक्षा में आएंगे तो ये इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, तो हमें लगता है कि एक समय के बाद ऐसा आएगा कि 15 जब हो जाएंगे और तीनों सा और अंता ऐसा मिल जाएंगे तो आप 100% गलत करके ही आएंगे, चाहे कुछ भी करें। तो मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो याद कर लीजिएगा। अल्प प्राण को अगर हम सही तरीके से देखें तो मैं नंबरिंग दिए दे रहा हूँ पहले आपको, 1, 2, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पर ये, 5वें नंबर पे। लाइन क्लियर कि 5वें नंबर के ये हैं, चौथे नंबर के ये हैं, तीसरे नंबर के हैं और दूसरे नंबर के हैं और पहले नंबर के ये हैं। अब हम अल्प प्राण को डिसाइड करते हैं। पहले तो शब्द की बात करते हैं। अल्प माने कम और प्राण माने हवा। जिन्हें बोलने पर हमारी कम हवा मुंह से निकलती हो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण का मतलब है कि जिन्हें बोलने पर हमारे शरीर से प्राण की मात्रा ज़्यादा निकलती है उन्हें कहते हैं हम महाप्राण। अब अल्प प्राण को अगर 60 में याद किया जाए तो इसमें 5 शब्द बन रहे हैं, 5 वर्ण मिल रहे हैं। 5 का मतलब ये गणित के दृष्टिकोण से देखा जाए ये संख्या कैसी है, विषम। कैसी है, विषम। ये संख्या कैसी है, विषम। तो हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजें विषम जगह पे हैं। नॉर्मल वे में 1 को ना ले जाइएगा, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ये तीनों संख्याएं विषम है। तो हमने एक लाइन बनाई कि 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण। और महाप्राण में संख्या कितनी है, 4। 4 का मतलब सम, सम का मतलब दूसरे नंबर पे और 4 का मतलब दूसरे नंबर पे। ये सम है, ये भी दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पे। तो 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण। अब आप इतनी संख्या याद कर लेंगे, हमें लगता नहीं कभी आप भूल सकते हैं जिंदगी में। केवल आपको ये याद करना है कि सीक्वेंस लिख दे। अब परीक्षा वालों ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से अल्प प्राण कौन सा नहीं है, अब ये नहीं पूछते हैं, अब ये पूछते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। केवल आपको ये याद करनी है कि सीरियल कि का खा गा गा 1 3 5, पहले तीसरे 5वें पे अगर है तो वो अल्प प्राण है, नहीं है तो महाप्राण है, कोई डाउट नहीं होगा। दूसरे और चौथे नंबर पर है तो मतलब महाप्राण है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपके 3 सा रह जाते हैं। जो 3 सा की हम बात करेंगे तो जो अंतःस्था व्यंजन है, बस इन्हें याद कर लीजिएगा। अंतःस्था व्यंजन अल्प प्राण में या, रा, ला और वा, ये और लिख दीजिएगा। तो ये आपके क्या हो गए, 135 या, रा, ला, वा अल्प प्राण। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करें कि महाप्राण में कौन से आते हैं, तो महाप्राण में तीनों सा जो मिलेंगे
तो इनमें तीनों सा लिख दिएगा, सा और सा। तो 24 महाप्राण और तीनों सा मिला दीजिएगा, तो ये हो गए महाप्राण। 135 अल्पप्राण, मतलब कि का वर्ग में पहले नंबर के वर्ण, तीसरे नंबर के और पांचवें नंबर के जो वर्ण आएंगे वो सब अल्पप्राण हो जाएंगे। बाद बाकी दूसरे और चौथे नंबर के जो वर्ण आएंगे वो महाप्राण। अंतःस्था व्यंजन को आंख बंद करके लिख लीजिएगा कि वो अल्पप्राण होते हैं, और जो संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताए थे तीनों सा, उनको आप महाप्राण के कॉन्सेप्ट में ले आएंगे। ठीक है, इसी से मैं आपको, ये तो अल्पप्राण महाप्राण की कॉन्सेप्ट हो गई। अब सघोष अघोष की मैं इसी से कॉन्सेप्ट समझ जाए, सघोष और अघोष। सा माने सहित, सा माने, वैसे हिंदी के सा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है, उपसर्ग की भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगी, जो शब्द के पहले लगता है और शब्द का अर्थ बदलता है। तो सा माने सहित और घोष माने कंपन। घोष माने क्या होता है? कंपन। जिससे बोलने पर कंपन होता है, कंपन सहित, वो सघोष है। जिससे ना बोलने पर कंपन नहीं होता है वो है आ माने नहीं, और घोष माने कंपन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सघोष अघोष की कॉन्सेप्ट क्या हुई कि सघोष मीन्स कि हमारे शरीर में कंपन, और अघोष कंपन नहीं। अब इसी से ही सघोष अघोष की आप कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सघोष अघोष का मतलब ये होता है कि 12, क्या लिखेंगे? अघोष लिख सकते हैं और घोष भी लिख सकते हैं। कभी कभी परीक्षा वाले पूछ लेते हैं घोष क्या है, तो इन्हें क्या कहेंगे? अघोष लिख लेंगे। 12 अघोष, 12 अघोष अभी हम बताते हैं 12 नंबर क्या है, सीरियल क्या है। 12 अघोष हो गया, और 345 अघोष, 345 सघोष। 345 का मतलब, अब 12 अघोष का मतलब कि पहली क्रम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, पहले नंबर की लाइन और दूसरे नंबर की लाइन जो है वो अघोष की कॉन्सेप्ट में है, और तीसरे चौथे और पांचवें नंबर की लाइन वो सारी, समझ में आया, सघोष हो जाएगी। कुछ याद करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें सा का केवल कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, तो सा इसमें लिख लीजिएगा, तीनों हमने यहाँ सा लिख दिए। अब इसके बाद यार अलावा बचता है, तो यार अलावा आपने इसमें लिख दीजिएगा के सघोष में, या रा ला और वा, और बचा हुआ जो हा है वो भी यहाँ पे यहाँ लिख दीजिएगा। अब एक बार समझ लीजिएगा कि 12 अघोष और तीनों सा। 12 अघोष मतलब का वर्ग के पहला और दूसरा, तो क्या हो गया? इस जितने मतलब हैं ये इतने सारे आपके क्या हो गए? अब अघोष हो गए ये सारे। अब इतना तो याद कर ही सकते हो कि इसके अलावा कोई आएगा, एक दो तो याद सबको रहता है कि का, ये सीरियल सबको याद रहता है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं। और तीनों सामने याद कर लिए तो वो सब अघोष हो गए। 345 का मतलब क्या हुआ कि तीसरे नंबर की ये लाइन पूरी, चौथे नंबर की पूरी लाइन और पांचवें नंबर की पूरी लाइन हमारी सघोष हो गई, जिन्हें बोलने में कंपन होता है। अंतःस्था व्यंजन हमने लिख लिया, उसमें यारा लावा और हा मिला दिया, ये हो गए सघोष। कुल मिला के आज की क्लास में इतना। इसके अगली बार क्लास में हम आपको स्वरों के बाद कुछ व्यंजन रह जाते हैं, द्वित्व व्यंजन रह जाएंगे, इसका कामा का उपयोग कहाँ करते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।